Good afternoon, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we are now on chapter number 13 of history, and the chapter name is Mahatma Gandhi and the national movement. Okay, so in this chapter we'll be talking about majorly हम देखेंगे बहुत सारे मास मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड समवेयर हम जो चैप्टर का फोकस है वो महात्मा गांधी पे है कि कैसे वो इनिशियली ही वाज नॉट दैट पॉपुलर इन इंडिया बट वो कैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट लीडर बन गए थे एंड पीपल फॉलोड हिम वॉट एवर ही सेड एंड पीपल वर रेडी टू गिव देयर लाइफ फॉर वॉट एवर ही सेड और कैसे वो एक नई आइडियोलॉजी यानी कि जो हम नॉन वायलेंस बोलते हैं उसको लेके आए थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ओके, तो जब भी हम किसी भी कंट्री की नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं ना तो बहुत बार होता है कि हम एक किसी पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं उस नेशन की मेकिंग में, चाहे उसके इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हो चाहे और किसी कोई भी जब वो नेशन डेवलप हुआ है तो हम किसी एक इंडिविजुअल को उससे बहुत एसोसिएट करते हैं। जैसे कि अगर इफ यू ऑल रिमेम्बर वी स्टडीड अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन आवर क्लास 10th, तो हमने देखा था गैरिबाल्डी ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सिमिलरली अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अगर हम देखें तो जॉर्ज वॉशिंगटन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लीडर। अगर हम ये देखें कि वियतनाम को अगेन कॉलोनियल रूल से फ्री किसने मतलब करवाया था, उनमें से जो मेन रूलर थे वो हो ची मिन थे। उसी तरीके से हमारे इंडिया में वी ऑल नो इट वेरी नाइसली दैट महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ our nation because he is somewhere regarded as one of the most important and influential leader who helped the others also to join the movement to independent to somewhere make India independent of the British rule। तो अभी हमें पता है कि जो हम महात्मा गांधी की बात करते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल बहुत रिस्पेक्टेड है अमंग ऑब्वियसली विथ अदर रिस्पेक्टेड लीडर्स जो हमारे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, सो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि हमें एक चीज और यहाँ पे समझनी चाहिए कि जो भी लीडर्स हैं जिनकी भी हम बात करें, चाहे वॉशिंगटन की, चाहे हो ची मिन की, चाहे महात्मा गांधी की, इनका जो पॉलिटिकल करियर है या हम इनको जिस तरीके से जानते हैं कि इन्होंने ये चीजें की थी या इतने इम्पोर्टेंट थे, दैट इज समथिंग दैट हम देखेंगे वो जिस सिचुएशन में थे, जो प्रॉब्लम्स थी जिससे उन्होंने जिस तरीके से डील किया, उससे जो उनका वो एक रूप है या जो उनका वो कैरेक्टर है या हम जिस फॉर्म में उनको रिमेम्बर करते हैं, जो वो एज एन इंडिविजुअल डेवलप हुए, एज अ लीडर डेवलप हुए, वो उन सिचुएशंस के कारण हुए जो उस टाइम पे थी जिससे उन्होंने डील किया था। सो इसीलिए हम बोलते हैं फॉर इंडिविजुअल्स इवन ग्रेट वंस आर मेड बाय हिस्ट्री इवन एज दे मेक हिस्ट्री। जब वो खुद हिस्ट्री बनाते हैं उस टाइम पे वो एक्चुअली में कैसे वो खुद एज इंडिविजुअल डेवलप हुए, चाहे वो लीडर, चाहे वो एक रिफॉर्मर हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, तो हमें वो बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है दैट हाउ डिड दैट पर्टिकुलर लीडर डेवलप। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि जो महात्मा गांधी है वो किस हिसाब से, जैसे हम उनको आज जानते हैं, वो पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हुई थी, कैसे वो लीडर बने थे, कैसे उनकी आइडियोलॉजीज जो है वो इवॉल्व हुई थी एंड हाउ डिड ही फाइनली did something which is considered so great that he is called father of the nation। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि गांधी जी ने इंडिया में क्या एक्टिविटीज मेनली की थी 1915 से 1918 के टाइम पीरियड के अगर हम शॉर्ट में देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने इंडिया के अलग अलग सेक्शन जो है सोसाइटी के, उनके साथ कैसे इंटरैक्ट किया, उनके साथ कैसे डील किया और कैसे फाइनली एक मास मूवमेंट या पॉपुलर स्ट्रगल के लिए सबको मोटिवेट किया। ठीक है, ऑब्वियसली जिसके लीडर वो थे। और इसमें हम ये भी देखेंगे इस चैप्टर में अलग अलग सोर्सेस जिससे हमें गांधी जी के बारे में ज्यादा पता चलता है, मतलब रिकंस्ट्रक्टिंग हिज करियर एज अ लीडर कि वो कैसे लीडर बने, किन किन सोशल मूवमेंट से वो एसोसिएटेड थे। ओके,
So this is a background that we should know before we talk about मोहनदास करमचंद गांधी. अब मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो इंडिया में रिटर्न बैक टू इंडिया इन 1915. ठीक है, आफ्टर हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 decades ऑफ रेजिडेंस अब्रॉड. वो बाहर गए थे, उन्होंने लगभग 2 decades बाहर बिताए, एंड जब वो 1915 में इंडिया में आए थे, टिल दैट टाइम ही वाज नॉट दैट मच पॉपुलर इन इंडिया. ठीक है, ये जो इयर्स है इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो स्पेंड किए थे, तो ही एक्चुअली यू कैन से एक बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी बन गए थे इन साउथ अफ्रीका. तो these years had been spent for most part in the mainly साउथ अफ्रीका में थे, जहाँ पे वो एक लॉयर की तरह गए थे, एंड फिर वहां पे वो लीडर बन गए थे इंडियन कम्युनिटी के. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेट अस स्टडी अबाउट एज वी स्टडीड इन द इंट्रोडक्शन कि हम बहुत सारे ओपिनियन, बहुत सारे स्कॉलर्स के इनके बारे में व्यू पॉइंट पढ़ेंगे, सोर्सेस के बारे में. तो एक हिस्टोरियन है हमारे चंद्र देवनसेन. ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ महात्मा. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस. ये जो हिस्टोरियन है, ठीक है, देवनसेन जो है, चंद्रन देवनसेन, इन्होंने ये बोला है कि साउथ अफ्रीका ही एक ऐसी एरिया है जिसको हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली में वहां पे मेकिंग ऑफ महात्मा, यानी ये टर्म महात्मा हमें पता है वन ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट सोल हम बोल सकते हैं. तो ये साउथ अफ्रीका है जहां पे पहली बार इन्होंने ये जो टेक्निक है नॉन वायलेंस की स्टार्ट की थी, जिसको ये बोलते हैं सत्याग्रह, फाइट, स्ट्रगल फॉर ट्रुथ, एंड दैट टू इन नॉन वायलेंट वे. तो इससे इन्होंने लोगों के बीच में, अलग अलग रिलीजियस लोगों के बीच में कोशिश की थी हार्मनी डेवलप करने की. इसके साथ साथ इन्होंने अपर कास्ट इंडियंस को समवेयर अवेयर करवाने की कोशिश की थी दैट यू एक्चुअली ट्रीट द लो कास्ट पीपल वेरी बैडली, और विमेन को भी. मतलब he was trying to make the upper caste people understand and realize that you are not doing proper treatment with the low caste and the women. So यहाँ पे हम देखेंगे he is gradually developing as a leader, और उनकी ideologies develop हो रही है कि वो किस चीज के अगेंस्ट थे या वो क्या चाहते थे. तो इंडिया हमें जब, एज आई सेड, जब महात्मा गांधी 1915 में आए, तो इन्होंने देखा कि जब ये इंडिया से गए थे 1893 में, उस टाइम पीरियड में और अब 1915 में, ये जो टाइम स्पैन है इसके बीच में इंडिया में बहुत चेंजेस आ गए. इंडिया अभी भी ब्रिटिश की ही कॉलोनी है, पर मेन चेंज क्या आया है कि इंडिया पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो गई है, लोग बहुत अवेयर हो गए हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुत सारी ब्रांचेस ओपन हो गई है सिटीज और टाउन्स में, एंड पीपल नो what exactly they are going through and they wanted their self rule. वो स्वदेशी की बात करते थे, स्वदेशी चीजें खरीदने की बात करते थे. उनको पता था ब्रिटिश हमारे ऊपर जो रूल कर रहे हैं, हमें उससे फ्री होना है, इंडिपेंडेंट होना है. वो एक फॉरेन रूल है और वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एंड वी नीड टू थ्रो देम आउट ऑफ इंडिया. तो यानी व्हेन गांधी जी एंटर्ड इंडिया इन 1915, he saw that India has changed. स्पेसिफिकली पॉलिटिकली ज्यादा अवेयर हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत सारे ब्रांचेस इसके ओपन अप हो गए हैं, और स्वदेशी मूवमेंट जो है इसमें मिडिल क्लास भी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं. तो और इस टाइम पे इंडिया में ग्रेट जो लीडर्स थे, द वेरी वेल नोन एंड द ग्रेट लीडर्स दैट वी आल्सो नो, वो इस समय बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, लोग इंस्पायर्ड होते थे इनसे. ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के, बिपिन चंद्रपाल बंगाल के, और लाला लाजपत राय पंजाब के. जस्ट रिमेंबर देयर एरियाज ऑल्सो. क्यों? बिकॉज देखो, इनको हम जॉइंटली बोलते हैं लाल बाल पाल, और समवेयर हम इंडिकेट करते हैं कि ऑल इंडिया यूनाइटेड हो गया. क्यों? इफ यू सी बाल गंगाधर तिलक कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं. अगर आप देखो बिपिन चंद्रपाल कहाँ के हैं? बंगाल के हैं.
लाला लाजपत राय कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। तो ये जो एलिट्रेशन, दिस इज एक्चुअली आई थिंक वन ऑफ द पोएटिक डिवाइस यू यूज, है ना, सेम मतलब राइमिंग वर्ड्स जैसे हो रहे हैं, लाल बाल पाल, तो ये इन्होंने इसीलिए यूज किया। ऑल इंडिया कैरेक्टर बता रहे कि अब इंडिया के हर पार्ट जो है वो नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, अवेयर हैं वो कि उन्हें स्वराज के लिए लड़ना है या उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस के लिए समवेयर लड़ना है। तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के, बिपिन चंद्र पाल बंगाल के एंड लाला लाजपत राय पंजाब के। हर एरिया के लोग हम देख सकते हैं, एक्सट्रीम ईस्ट अपने पंजाब की साइड अगर देखो, वेस्ट की साइड है, ईस्ट की साइड से बंगाल है, एंड देन वी ऑल्सो हैव दिस महाराष्ट्र एरिया। तो यानी ओवरऑल ये बोल रहे हैं कैसे वी वर every part of India was understanding that we are against the colonial rule, जो ब्रिटिश का ऑपरेसिव colonial rule है, उसके अगेंस्ट हमें फाइट करना है। ठीक है, अब इस टाइम पे हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस में मॉडरेट्स और रेडिकल्स में डिवाइडेड हो गया था। तो मॉडरेट्स जो है अगर हम देखें कि दीज वर द पीपल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जो बोलते थे चेंजेस धीरे धीरे आएंगे, ठीक है, चेंजेस विल कम स्लोली एंड ग्रेजुअली और परसुएसिव तरीके से आ सकते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय दिस, मतलब मना के, समवेयर कन्विंस करके। ये किसकी आइडियोलॉजी थी? मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी थी। और जो हमारे रेडिकल्स थे वो बोल रहे थे थोड़ा सा मतलब हमें थोड़ा रेडिकल होना पड़ेगा, थोड़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम मॉडरेट्स की बात करते हैं, बिकॉज वी नो कि गांधी जी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मॉडरेट। तो मॉडरेट्स में गांधी जी जो है वो अपना गुरु, अपना टीचर, अपना मेंटोर किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। Who was this person? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कौन थे? जो एक मॉडरेट थे। एज वेल एज मोहम्मद अली जिन्ना भी उस टाइम पे धीरे धीरे पावरफुल एक इम्पोर्टेंट लीडर हो रहे थे, लाइक गांधी जी। एंड ही वॉज ऑल्सो अ लॉयर ऑफ मतलब फ्रॉम, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम गुजरात एंड ही वॉज ऑल्सो लॉयर एंड ही वॉज ट्रेन्ड इन लंदन। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। बट हम वापस बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की, जो कि पॉलिटिकल मेंटोर थे किसके? गांधी जी के। गोखले ने गांधी जी को एडवाइस दिया कि अगर आप कुछ करना चाहते हो इंडिया के लिए, कुछ लीड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले इंडिया को जानना चाहिए। तो आप क्या करो, एटलीस्ट अ ईयर स्पेंड इन ट्रैवलिंग ऑल अराउंड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडिया के लोगों को समझो, उनको जानो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, एंड देन यू टेक एनी स्टेप दैट यू वांट। तो यहाँ पे वो फर्स्ट 1 year ही एक्चुअली लिसन टू हिम एंड देन ही टुक समवेयर ही ट्राइड टू कवर ऑल ऑफ इंडिया। उन्होंने कोशिश की इंडिया के लोगों को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। अब क्या हुआ, उनकी फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस कौन सी थी ये भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी की या मोहनदास करमचंद गांधी जो हम बोल सकते हैं, उनकी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, मतलब इतने बड़े ग्रुप ऑफ लोगों के सामने, मास ऑफ पीपल के सामने उनकी सबसे पहली अपीयरेंस थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, अ वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी इवन टिल नाउ। ठीक है, आज भी दिस इज वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। तो एंड वेरी डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन, वेरी रिप्यूटेड वन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग हुई थी 1916 में, कब? फरवरी 1916 में। तब उन्होंने कुछ जो इनके जिन्होंने स्टार्ट की थी, उन्होंने कुछ लोगों को इनवाइट किया था, ऑब्वियसली एज पीपल, इंपॉर्टेंट पीपल एज गेस्ट, चीफ गेस्ट एक्सेट्रा। तो इस इवेंट में प्रिंस आए थे, बहुत सारे फिलेंथ्रोपिस्ट आए थे। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? क्लास जो जनरली लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ करते हैं, ठीक है, दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो जिन्होंने एक्चुअली में क्यों फिलेंथ्रोपिस्ट थे, इन्होंने डोनेशंस दी थी ताकि BHU बन सके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन हो सके। ठीक है, तो प्रिंस और फिलेंथ्रोपिस्ट इधर आए हुए थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था BHU के फाउंडिंग में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, कांग्रेस के। ठीक है, कौन इंपॉर्टेंट लीडर हु आर एक्चुअली नोन
यू कैन से दे वर मोर पॉपुलर देन महात्मा गांधी टिल दिस टाइम। तो ये कौन थे? एनी बेसेंट थे, ठीक है। और भी कुछ और दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिनको के बुलाया गया था इस ओपनिंग में। तो एज आई सेड, गांधी जी की कंपैरिजन में ये लोग बहुत फेमस थे। गांधी जी वाज टिल दिस टाइम अननोन। और उनको फिर बुलाया क्यों गया था? क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो किया था, इसीलिए उनको इनवाइट किया गया था। इंडिया में एज सच अभी तक कुछ उन्होंने बड़ा मूवमेंट या कुछ ऐसा अकम्पलिशमेंट नहीं किया था फॉर विच ही वाज नोन ओनली फॉर हिज वर्क इन साउथ अफ्रीका। तो इनको इनवाइट किया गया था। तो जब अब ऑब्वियसली सब लोगों ने बोला बीएचयू के बारे में, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विच वाज स्टार्टेड बाय इंडियन, मतलब एक्सक्लूसिवली हम बोल सकते हैं इंडियन इनिशिएटिव था, टोटली हमारी नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी थी। तो इस पे लोगों ने अच्छे से स्पीच दी। पर जब व्हेन इट वाज द टर्न फॉर गांधी टू टॉक, उन्होंने सीधा जो इलीट सेक्शन है, जो बहुत ज्यादा रिच सेक्शन है, उनको ये सीधा ही समवेयर आस्क देम फ्यू क्वेश्चंस। एंड व्हाट वर द क्वेश्चंस? उन्होंने बोला, वी एक्चुअली हैव नो कंसर्न फॉर द पुअर पीपल। ये कह रहे हैं कि ठीक है, बीएचयू का ओपनिंग जो है ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत एक हम बोलेंगे जस्ट सच अ गॉर्जियस शो टू हैव अ लुक एट, और बहुत बड़ा इवेंट है। बट ये बोल रहे हैं, इफ यू सी कि जो रिच पुअर है, मतलब सॉरी, जो रिच लोग हैं, रिच नोबल मैन है, वो लोग तो इसमें प्रेजेंट है, पर मिलियंस ऑफ पुअर जो है वो तो यहाँ प्रेजेंट है ही नहीं। मतलब क्या है? रिच आर ऑलवेज लेस इन नंबर इन एनी एरिया इन एनी कंट्री। तो ये कह रहे हैं रिच लोग जो है वो आराम से आए यहाँ पे, रिच डेकोरेटेड वेरी यू कैन से एलीट पीपल, नोबल मैन आए हैं यहाँ पे, बट मिलियंस ऑफ पुअर आर एब्सेंट। एंड ही सेड कि जितने भी अपने ये यहाँ पे प्रेजेंट है लोग, रिस्पेक्टेड लोग, जितने भी इनवाइटीज हैं यहाँ पे, प्लीज अंडरस्टैंड कि तब तक हमें साल्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे साल्वेशन का मतलब हम बोल सकते हैं फ्रीडम, तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम ये जो अपना रिच एक हमने स्टेटस बना रखा है, अलग रख रखा है अपने को, उसको अलग करके योर सेल्फ ऑन दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट ऑफ आवर कंट्रीमेन इन इंडिया, हम अपने जितने भी इंडिया के लोग हैं उनके सपोर्ट में ना आए। क्योंकि तब तक हमारे कोई भी ऐसी, मतलब अगर हम सेल्फ गवर्नमेंट की बात भी करें तो एक्चुअली में सेल्फ गवर्नमेंट पॉसिबल ही नहीं है सब लोगों के बिना, और सेल्फ गवर्नमेंट के अलावा कोई बड़ी चीज है भी नहीं। इसीलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पेजेंट्स वगैरह को, सबको हर चीज में इन्वॉल्व करें। अगर ये बोल रहे हैं इफ वी टेक अवे और अलाउ अदर्स टू टेक अवे फ्रॉम द पेजेंट्स ऑलमोस्ट होल ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ देयर लेबर, इसका मतलब क्या है कि अगर जो पेजेंट्स है वो जितना भी काम कर रहे हैं उनका या तो सारा का सारा उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी उससे वो अर्न करेंगे वो सारा, या फिर कुछ एक मेजर हिस्सा अगर और कोई भी ले रहा है, तो फिर हमारी कंट्री का कैसे प्रोग्रेस होगा? तो आवर साल्वेशन कैन कम ओनली थ्रू अ फार्मर, क्योंकि मेनली हमारी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, जब तक उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक पूरा इंडिया डेवलप नहीं हो सकता। क्योंकि ना लॉयर्स, ना डॉक्टर्स और ना ही रिच लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो हमारे इंडिपेंडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो हमारा एग्रीकल्चरलिस्ट, पेजेंट्स या पुअर सेक्शन ही है। जब तक हम उनको अपने साथ नहीं मिलाएंगे, तब तक it is not possible for us to achieve something very big। स्पेसिफिकली स्वराज की बात कर लें अगर ओपनली, जैसे उन्होंने अभी तक नहीं बोला ये चीज। अब एज आई सेड, ये जो ओपनिंग ऑफ बीएचयू है ये एक ऐसा ओकेजन था फॉर सेलिब्रेशन दैट, क्योंकि एज आई सेड की पहली चीज तो है नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी, आप क्लियरली देख सकते हो ये पहली नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी थी, इंडियन मनी से हुई थी, इंडियन इनिशिएटिव था इसमें। हमने ऊपर अभी पढ़ा था प्रिंसेस जो है, फिलेंथ्रोपिस्ट जो उन्होंने डोनेट किया था, उन्होंने हेल्प की थी इसके बनने में। तो नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी थी, इंडियन मनी भी लगा था और इंडियंस ने ही इनिशिएटिव लिया था कि हाँ हमें ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी बनानी है।
But rather than adopt a tone of self-congratulation, Gandhiji chose instead to remind those present of the peasants and workers who constituted the majority of Indian population, yet were unrepresented in the audience. क्या बोल रहे हैं ये देखो, वैसे तो बहुत बड़ी बात है कि हमारी खुद की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी है, पैसे भी हमारे इंडियन के लगे हैं, हम लोगों ने खुद मेहनत खुद कोशिश करके इस यूनिवर्सिटी को बनाया है, पर इस यहाँ पे स्पीच में ये बार बार बोलने के लिए कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, इसके ये टोटली इस पे ना फोकस करके उन्होंने क्या बोला कि उन लोगों को याद करो जो इंडिया के मेजर पॉपुलेशन है और इस ऑडियंस में वो कहीं भी प्रेजेंट ही नहीं है, अनरिप्रेजेंटेड है, सो हमें उन पे भी फोकस करना चाहिए। तो ये जो गांधी जी की स्पीच थी बनारस में फरवरी 1916 में, ये नेमली हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि अब ये इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वो एक एलीट फिनोमिना नहीं है। एलीट फिनोमिना मतलब एक ऐसा नहीं है बस जो अमीर लोग हैं, बहुत हाई फाई लोग हैं, सिर्फ एजुकेटेड या हाई सोसाइटी हाई क्लास वालों का ही ड्यूटी नहीं है या वो ही उनमें ही स्प्रेड नहीं है नेशनलिज्म, ना ही ये कोई क्रिएशन ऑफ लॉयर है, ना ये क्रिएशन ऑफ डॉक्टर्स है और ना ही ये क्रिएशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स है, बट एट अनदर लेवल इट वाज आल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, यानी एक तरीके से क्लियर कर रहे हैं, एक फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट है गांधी जी की कि वो इंडियन नेशनलिज्म को चाहते हैं कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मतलब ओवरऑल इंडिया की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ओवरऑल इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, जब अमीर गरीब हर सेक्शन इसमें पार्टिसिपेट करे, चाहे फार्मर हो, चाहे पीजेंट हो, चाहे लॉयर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी, मतलब इंडियंस होने चाहिए जो ओवरऑल पार्टिसिपेट करें। एक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए नेशनल मूवमेंट की सिर्फ इलीट के लिए, सबके लिए होना चाहिए। इन द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर गांधी जी जो है उनको फाइनली एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जिससे कि वो उनका जो सोच थी और जो वो करना चाहते थे, मास मूवमेंट ओवरऑल सबको साथ में लाना चाहते थे, वो फुलफिल हो गया। वो चांस क्या था? वो चांस ये था कि लखनऊ में दिसंबर 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ दिसंबर 1916 में कांग्रेस का सेशन हुआ जहां पे एक पेजेंट आया, कहां से? चंपारण से। चंपारण कहाँ है? बिहार में। इसने गांधी जी को आके बोला, कांग्रेस में बोला इसने कि वहां पे बहुत हार्श ट्रीटमेंट हो रही है, इंडिगो प्लांटर्स जो है वो इंडियन पेजेंट्स के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चरस बिहेव कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती इंडिगो ग्रो करवाया जा रहा है जिससे उनकी लैंड जो है वो धीरे धीरे इनफर्टाइल हो रही है, उनको एडवांसेस देके उनको फोर्स किया जा रहा है कि उनको इंडिगो ही ग्रो करनी पड़ेगी एंड अच्छा उनके अगर वो नहीं कर रहे थे उनसे जबरदस्ती फोर्सफुली इंडिगो उगाया जा रहा था, उनको वार्निंग दी जा रही थी, उनको धमकी दी जा रही थी एंड दे वर बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। और इसमें भी बहुत सिर्फ ग्रो की बात नहीं है, उनको इनकम बहुत जनरेट कम हो रही थी, उनका लैंड जो है वो भी इक्वली फर्टाइल नहीं हो रहा था। सो नाउ हियर वी सी कि अब जो है गांधी जी इनकी हेल्प करने के लिए, ये दिसंबर 1916 में हुआ, वो जनवरी 1917 में चंपारण पहुंचेंगे जहां पे वो इन लोगों का सपोर्ट करेंगे, इनको सत्याग्रह करेंगे जिससे इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी। और पहली बार ऐसा होगा कि जो पेजेंट्स वगैरह उनको भी ये साथ में मिलाएंगे नेशनलिस्ट मूवमेंट में। अभी तो ये एक एरिया का ही हम देखेंगे छोटा सत्याग्रह, पर ऐसे करके वो सबको मिला रहे हैं नेशनल मूवमेंट में, मास मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम और मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास वेयर वील टॉक अबाउट द अदर मूवमेंट्स। चंपारण में जाएंगे, फिर खेड़ा में, फिर अहमदाबाद में, फिर ये तो छोटे छोटे पेजेंट या हम देखेंगे टेक्सटाइल वर्कर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी जिनको ये सॉल्व करेंगे सत्याग्रह के थ्रू, बट आगे और बड़े बड़े मास मूवमेंट करेंगे,
ठीक है. So we'll talk about the making and the unmaking of non-cooperation movement in our next class. So I suppose आज जितना भी हमने किया है must be clear to you all. If you have any doubt relating to whatever we have covered, just come back with your doubts and we will discuss and solve it. So now meet you all in the next class.